वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक पर जाने से पहले हम गजा पर इसराइल की जो जारियत है उसको 2 साल मुकम्मल हो गए, उस पर बात कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज अभी पहुंच गई मुझे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। हम बात कर रहे हैं गजा पर इसराइल की जो जारियत है उसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसराइल की गजा की पट्टी को लेकर के जो इक़दामात हैं वो इंतहाई सफ़ाकाना है। अगर हम देखें, बिजली, अद्वियात, खुराक सब कुछ बंद कर दिया गया है, कोई एड नहीं जा सकती और मुसलसल बमबारी अब भी जारी है। और अब जब अमरीकी सदर इस जंगबंदी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पीस अग्रीमेंट की बात हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो मुज़ाकरात का दौर हुआ मिस्र में जो चल रहा है उसके मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं? ये आग और खून की होली, यकीनन 2 साल इसको हो गए हैं इस आग और खून की होली को। माजी करीब में कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती कि जितनी जुल्मो बर्बरियत वहाँ गजा में होता रहा है। और आप अंदाजा करें, इन 2 सालों में गजा को इन्होंने एक मलबे का ढेर बना दिया है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि 50 मिलियन टन मलबा वहां जमा हो गया है बम और बारूद से जो बिल्डिंगें उड़ाई गई हैं, जिसे 2050 तक अगर 100 ट्रक डेली उधर से निकाले जाएं, 100 ट्रक बढ़े तो 2050 तक तो मलबा भी नहीं उठा सकते। आप अंदाजा करें कि इससे कितनी तबाही और बर्बादी इन 2 सालों में वहां की गई है। और फिर उसमें मैसिव ब्लड शेड का लफ्ज एक दफा नहीं बहुत दफा हुआ है। और साथ में जेनोसाइड, कौन नहीं जानता कि वहां जेनोसाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बहुत कम लोग जानते हैं या ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि जेनोसाइड इसलिए हो रहा है कि इजराइल का जो प्लान है शुरू से, ग्रेटर इजराइल का और एथनिक क्लिंजिंग का, ये इजराइल उस तरफ बढ़ गया। और ये तो कोई 20 नुकाती प्रोग्राम जब डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान आया है तो मैं कई चैनल्स पे बशमूल आपके चैनल पर ये कहता रहा कि इसमें शायद कुछ ब्रेक लग जाए। तो उसके अलावा तो पूरी दास्तान है, पूरे फिगर है हमसारों के पास। सर्वे के मुताबिक 46% इजरायलीज ने फेवर किया कि गजा में हर एक शख्स को नीस्तो नाबूद किया जाए। और 62%, ये सर्वे की बात कर रहा हूँ, अवेलेबल है, 62% पूरे इजराइल के लोगों ने कहा कि गाजा के में इस वक्त कोई भी इनोसेंट नहीं है। तो जहां ये इंसानी जहन की कैफियत हो, और अपोजिशन लीडर जिसने ये बात की थी कि किलिंग चिल्ड्रन एंड बाई IDF जो है ये एक हॉबी बन गई है, इसका नाम है यायर लैपिड, उसने ये बात की है जो कि रिपोर्टेड हो चुकी है। अब इससे ज्यादा और क्या दुनिया को प्रूफ मिलना चाहिए? तो ये तो वैसे डॉक्टर साहब, ये जो आपने सर्वे का जिक्र किया है, कितना रिलायबल सर्वे है ये? नहीं, सर्वे तो कोई भी 100% रिलायबल नहीं कहा जा सकता। डिपेंड करता है कि उसमें सैंपलिंग क्या हुई है, कितने हजार आदमियों की सैंपलिंग की हुई है। लेकिन वो एक पैमाना होता है अंदाजा लगाने का। तो हम हालात वाकयात देखें, जमीनी हालात देखें, मारूजाती हालात देखें, कत्लो गारत का और आगो खून का, तो ये सर्वे हमें सही मालूम होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सर्वे सही मालूम होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए कि अगर अमन मुआहदा हो जाता है और किसी करवट बैठ जाता है, तो आपको लगता है कि नेतन्याहू की जो पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगी? नेतन्याहू की यकीनन, क्योंकि अगर अमन मुआहदा तो दोबारा मेरा ख्याल है सियाको सबाक के हिसाब से अगर चलें तो अपोजिशन वहां वो कहती है कि नहीं, गजा को पूरा कब्जा करना है। इसका मतलब ये है कि कोलिजन गवर्नमेंट टूटने का नेतन्याहू को खतरा है। इसीलिए वो 6 घंटे 19 तारीख को, बल्कि नहीं 6 घंटे 9 तारीख को, ये जो पिछले दिनों हुआ है, तारीख मुझे जहन से निकल गई है, तो उसमें 6 घंटे व्हाइट हाउस में बैठे और वहां नेतन्याहू ने वो पॉइंट्स चेंज कराया जो पॉइंट्स 8 ममालिक के 29 तारीख को करेक्ट, थैंक यू। तो जो उन्होंने चेंज कराया नेतन्याहू ने 6 घंटे,
बैठ के इसमें व्हाइट हाउस में, और वहां क्या था, उसी प्रेशर की वजह से 6 घंटे बैठ के उसको चेंज कराया गया। और वो इसीलिए हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बयान देना पड़ा उन्हें कि ये वो प्लान नहीं है जो 8 कंट्रीज के सामने हुआ था। तो उसमें कुछ तब्दीलियां इसीलिए लेके आए, इसी प्रेशर की वजह से लेके आए वो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम जिक्र कर रहे हैं इस पीस प्लान का, 20 नुकाती ये जो प्लान दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अब जब मुज़ाकरात हो ही रहे हैं और उधर जो शिरकत कर रही है, जो हमास की क़यादत भी सीनियर मुज़ाकरातकार जो हैं खलीलुल हया कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो नेतन्याहू के बहुत ही करीबी साथी हैं रॉन डर्मर, वो भी मौजूद हैं इन मुज़ाकरात में। पहले उनकी शिरकत के हवाले से बताया जा रहा था कि शायद वो शरीक नहीं होंगे, लेकिन अब वो शरीक हैं। तो इसके बाद कुछ थोड़ा सा लग रहा है आपको कि शायद ये जो अमन मुआहिदा है ये कामयाब हो जाए? का या नेतन्याहू का कोई नुमाइंदा का शरीक होना इसलिए भी ज्यादा मुफीद है कि फिर दोबारा उनको मुशावरत करके दोबारा चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस दफा ज्यादा उम्मीद इसलिए है कि इम्प्लीमेंटेशन वाली जो मीटिंग हुई है इसकी कुछ असरात मस्बत निकल सकते हैं, निकलेंगे इंशाअल्लाह। और वो इसलिए कि इसमें सबसे मजबूत तरीन आदमी जो है विटकॉक के अलावा वो है जेरी कुशनर। वो क्योंकि वो जैरेड कुशनर वो इसीलिए वहां मौजूद है, और उसकी वजह से महसूस होता है कि इसमें चांसेस हैं कि ये जो पहला फेज जिसकी आखिरी अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने कल दी है कि इस हफ्ते किसी सूरत में भी ये हो जाए, और वो जो अल्टीमेटम वाली बात थी वो इस हफ्ते में अगर पूरा ना हुआ तो फिर वो अल्टीमेटम वाली बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त की तरीन सूरत हाल ये है कि आज भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल एक दौर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब रहें और दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी मुद्दे पर जो है आमादा हो जाएं और ये जो कत्ल गारत गिरी है ये बंद हो।